साल 2014 से 2019 ये 5 साल भारतीय राजनीति के लिए आप कह सकते हैं एक बहुत बड़े बदलाव का दौर थे। तो आज हम जरा गहराई से देखेंगे नरेंद्र मोदी के बतौर प्रधानमंत्री पहले कार्यकाल को और समझेंगे कि उनके जो बड़े बड़े फैसले और नीतियां थी उनका देश पर आखिर असर क्या हुआ। तो कहानी शुरू होती है 2014 से। देखिए, 30 साल एक लंबा अरसा होता है और 30 साल बाद ऐसा हुआ कि भारत में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने लोकसभा में अपने दम पर बहुमत हासिल किया और बस इसी जनादेश ने एक निर्णायक सरकार के दौर की नींव रख दी। अब इस पूरे दौर को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे उस ऐतिहासिक जनादेश को, फिर बात करेंगे गवर्नेंस और इकोनॉमी में आए बदलावों की, उसके बाद हम सामाजिक कल्याण की योजनाओं पर नजर डालेंगे, फिर सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी को समझेंगे और आखिर में इस कार्यकाल से जुड़ी जो भी बहसें हैं और इसकी क्या विरासत रही उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, वो ऐतिहासिक जनादेश जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सवाल ये है कि 2014 के चुनाव में ऐसा क्या खास था? ये आंकड़े देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां करते हैं। बीजेपी ने अकेले ही 282 सीटें जीती, मतलब बहुमत का आंकड़ा तो अकेले ही पार कर लिया। सोचिए, 1984 के बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी एक पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली हो, और अगर हम पूरे एनडीए गठबंधन को मिला लें तब तो ये संख्या 336 के भी पार चली गई थी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल नजरिए से इसका मतलब क्या था? सीधा सा मतलब था अनुच्छेद 75 के तहत एक स्थिर बहुमत वाली सरकार का बनना, एक ऐसी सरकार जिसके पास बड़े फैसले लेने की ताकत हो। सालों से जो भारत में गठबंधन की राजनीति चल रही थी, वो मजबूरियां थीं, वो दौर एक तरह से खत्म हो गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शासन और अर्थव्यवस्था में हुए उन बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को जो जितने परिवर्तनकारी थे उतने ही विवादास्पद भी साबित हुए। और हाँ, जब भी आर्थिक फैसलों की बात होगी ना, तो एक तारीख तो हमेशा याद रखी जाएगी, 8 नवंबर 2016। ये वही दिन था जब नोटबंदी यानी डीमोनेटाइजेशन का ऐलान हुआ था। यकीनन आधुनिक भारतीय इतिहास के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले आर्थिक फैसलों में से एक। सरकार ने जब ये पॉलिसी लाई तो इसके 3 मुख्य उद्देश्य बताए थे। पहला, काले धन से लड़ना, दूसरा, जो जाली नोट सर्कुलेशन में हैं उन्हें खत्म करना, और तीसरा, आतंकवाद की फंडिंग की कमर तोड़ना। लेकिन इसके जो नतीजे निकले वो काफी मिले जुले थे। एक तरफ तो हाँ, डिजिटल पेमेंट्स में जबरदस्त उछाल आया और ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आए, लेकिन दूसरी तरफ देश की जीडीपी में गिरावट देखी गई। असंगठित क्षेत्र, मतलब जो दिहाड़ी मजदूर हैं, छोटे कारोबारी हैं, उन पर बहुत बुरा असर पड़ा। और हाँ, इस फैसले को कई कानूनी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, जैसे अनुच्छेद 300A जो संपत्ति का अधिकार देता है, उसके आधार पर भी इसे कोर्ट में चैलेंज किया गया। नोटबंदी के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक कदम था वो था जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 1 जुलाई 2017 101वें संविधान संशोधन के साथ इसे लागू कर दिया गया। ये आज़ादी के बाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स सुधार माना जाता है, जिसका एक ही मकसद था, पूरे भारत को एक सिंगल यूनिफाइड मार्केट बनाना। अब देखिए, इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प चीज़ है वो है जीएसटी काउंसिल। संविधान में एक नया आर्टिकल 279A जोड़ा गया और उसके तहत ये बॉडी बनाई गई। इसकी खासियत यह है कि यहाँ केंद्र और सभी राज्य सरकारें एक साथ बैठ के टैक्स से जुड़े फैसलों पर वोट करती हैं। इसे सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बिल्कुल नया मॉडल कहा गया। जीएसटी को लेकर भी जैसा कि होता है, 2 तरह की राय सामने आई। जो इसके समर्थन में थे उन्होंने इसे एक राष्ट्र एक कर का सपना पूरा होने जैसा बताया और कहा कि इससे टैक्स चोरी कम हुई। वहीं जो इसकी आलोचना कर रहे थे उनका कहना था कि इसमें इतने सारे अलग अलग टैक्स स्लैब हैं कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है और राज्यों को भी अपने फाइनेंस को लेकर चिंताएं थी। अच्छा, आर्थिक सुधारों से अब थोड़ा हटकर बात करते हैं उन सामाजिक योजनाओं की जिनका मकसद सीधे सीधे आम आदमी की जिंदगी पर असर डालना था। इस दौरान 3 बहुत बड़ी योजनाएं लॉन्च हुईं। एक थी स्वच्छ भारत मिशन, जिसका लक्ष्य था देश को साफ सुथरा बनाना, और ये संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत स्वास्थ्य के अधिकार से भी जुड़ता है। दूसरी थी उज्ज्वला योजना, जिसके तहत गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। और तीसरी थी आयुष्मान भारत,
जिसे दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी कहा जाता है। अगर हम खास तौर पर उज्ज्वला योजना का विश्लेषण करें तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये दिखा कि घर के अंदर जो चूल्हे का धुआं होता था वो कम हुआ, जिससे महिलाओं की सेहत में सुधार आया। लेकिन इसके साथ एक बड़ी चुनौती भी जुड़ी थी, और वो थी सिलेंडर को दोबारा भरवाने की ऊंची कीमत। इस वजह से कई परिवार लगातार इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। अब रुख करते हैं भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति का, जहां हमें एक ज्यादा मुखर, एक ज्यादा असर्टिव रवैया देखने को मिला। 29 सितंबर 2016 ये तारीख भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी में एक बहुत बड़े शिफ्ट के तौर पर देखी जाती है। इसी दिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार एक सैन्य कार्रवाई की गई, जिसे नाम दिया गया सर्जिकल स्ट्राइक। इस एक्शन के बाद पूरे देश में एक बड़ी बहस छिड़ गई। समर्थकों का मानना था कि ये भारत की एक आक्रामक और प्रोएक्टिव सुरक्षा नीति का साफ संकेत है। वहीं आलोचकों ने यह आरोप लगाया कि घरेलू राजनीति में फायदा उठाने के लिए इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। विदेश नीति के मोर्चे पर भी काफी तेजी दिखाई दी। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि कैसे अमेरिका, जापान, इजराइल और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करने पर खास जोर दिया गया। इन दौरों का मकसद सिर्फ निवेश लाना ही नहीं था, बल्कि डिफेंस और इंडो पैसिफिक जैसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाना भी था। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। आइए इस पहले कार्यकाल से जुड़े जो बड़े विवाद रहे, इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा और इसकी स्थायी विरासत क्या है, इसका आकलन करते हैं। तो सवाल सीधा है, इन 5 सालों के कार्यकाल का कुल मिलाकर मूल्यांकन क्या किया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी राय काफी बटी हुई है। सरकार के काम का जो आकलन है वो बहुत ही पोलराइज्ड है। एक तरफ जो समर्थक हैं वो इसे निर्णायक नेतृत्व, भ्रष्टाचार पर लगाम और दुनिया में भारत की बेहतर छवि का श्रेय देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो आलोचक हैं वो रोजगार संकट, समाज में बड़े ध्रुवीकरण और संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव जैसे गंभीर मुद्दे उठाते हैं। तो कुल मिलाकर सार ये है कि ये कार्यकाल सुधार, जोखिम और विवाद, इन तीनों का एक मिला-जुला रूप था। इन 5 सालों ने भारत के आर्थिक, सामाजिक और संघीय ढांचे पर एक बहुत गहरा असर डाला, और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये आधुनिक भारतीय इतिहास का एक बेहद निर्णायक दौर था। तो आखिर में हम इसे इस तरह से समेट सकते हैं कि मोदी सरकार का पहला कार्यकाल बड़े आर्थिक सुधारों और उतने ही बड़े विवादास्पद फैसलों का एक ऐसा दौर था जिसने भारतीय शासन और संविधान के काम करने के तरीके को, उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को एक नई दिशा दी।